नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेस के माध्यम से आज आप सबके बीच एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। हमें आसान पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और यह जो वीडियो है क्लास 10th का पहला पाठ है जो सामाजिक विज्ञान में है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा मित्र, यह जो पाठ है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, बड़े मोटे अक्षरों में लिखा होगा। और यह वीडियो बहुत लाभदायक, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए हम समय को व्यर्थ न करें, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइएगा, मैं अब सीधे क्वेश्चन पर ले चलूँ आप लोगों को। देखिए बंधु, सबसे बड़ी बात कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके मूल चीज़ को समझना बड़ी ज़रूरी होता है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, फ्रेडरिक सेरी कौन था? यह फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? फ्रांसीसी चित्रकार था। और इसने क्या किया था, इस पर हम जब ध्यान देंगे तो देखिएगा फ्रेडरिक सेरी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फ्रेडरिक सेरी कौन था? तो देखिए, ठीक से देखें आप। फ्रेडरिक सेरी जो था एक फ्रांसीसी चित्रकार था जो फ्रांस का रहने वाला था। और जब यूरोप में आया था तो ये 4 भागों में एक चित्र का निर्माण किया, जिसका 4 भाग इन्होंने किया था। और उसमें एक आज़ादी के प्रतीक को दर्शाने के लिए एक मशाल लिए व्यक्ति को खड़े हुए दिखाया है। आप लोग ने जब अपनी किताब को खोलेंगे तो उसमें चित्र बना हुआ मिलेगा। ठीक है। अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था जो फ्रांस का रहने वाला था। और वहाँ पर यूरोप में आकर घूम घूम के, दार्शनिक का मतलब होता है, अब कह सकते हैं एक तरीके के अपने यहाँ जो दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किए रहते हैं लोग। और एक सेकंड मित्र, देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक था और ये फ्रांस का रहने वाला था। दर्शन शास्त्रों का जो अध्ययन किए लोग रहते हैं उनको दार्शनिक कहते हैं। अपने इंडिया के तौर पर अगर देखा जाए तो महात्मा लोग जो घूम घूम कर वेद पुराण का अध्ययन किए हैं और लोगों को उपदेश दिया करते हैं, ऐसे ही ये था। देखिएगा मित्र, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक जो था जर्मेनिया था। क्या था? जर्मेनिया। और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन? आइएगा अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पर्श अभिव्यक्ति माना जाता है? देख रहे हैं, देखिएगा इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांतिकारी। फ्रांस की क्रांति जो थी उसको विश्वविख्यात घटना के रूप में जाना जाता है। ठीक है मित्र। आइएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ इसको ठीक से दिखे। ठीक है मित्र, अब हम पूरा आशा है पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन है कि जाल्वे राइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो एक जर्मन शुल्क संघ था। क्या? जाल्वे राइन क्या था? एक जर्मनी शुल्क संघ था। और किस प्रकार जर्मन के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे। 1834 में घटना घटी और 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधन को समाप्त किया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। किससे? 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मैत्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। यंग इटली, यंग यूरोप। मैत्सनी ने जुसेप्पे मैत्सनी, यह जो था
इसने 2 भूमिगत संगठनों का स्थापना किया था जो कि इटली को एकीकृत करने के लिए, तो उसका नाम रखा यंग इटली, यंग यूरोप। 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्रीय राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों की क्या कहा जाता है? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्लाव। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? 1815 में। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? 1815 में। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मेटरनिख का। किसका संबंध है मित्र? ड्यूक मेटरनिख का। वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मेटरनिख का। आइएगा, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना संधि का। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना संधि का। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? देखिएगा, एक बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये बात किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। ठीक है। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वॉल्फटाउन ने। वाह सिर वाह, इधर आओ। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय की। आप लोगों ने देखा होगा जब न्यायालय में जाते हैं तो आंख पर पट्टी बांध कर एक महिला तराजू लेकर खड़ी रहती है। यह यहीं से लिया गया है। और किसका ये प्रतीक है बंधु? यह न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का। आइएगा, थोड़ा सा विस्तृत रूप से इस चैप्टर को हम पढ़ने। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। देखिए, नेपोलियन की संहिता जो थी, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के में सुधार था, शहरी क्षेत्रों में सुधार था, और क्या था? व्यापार में सुधार था। ये नेपोलियन की संहिता इसी को कहा जाता है। ठीक है मित्र। और अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में संस्कृति की किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था तो उस समय 3-4 चीज़ें विकसित हुई। महत्वपूर्ण भूमिका रहा इन सबका। कला का रहा, काव्य का रहा, कहानियों का रहा, संगीत का रहा। संगीत ने राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित किया। इसके बाद लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य, स्थानीय बोलियाँ, लोक साहित्य पर बल दिया गया। भाषा था। जर्मन में एकीकरण के प्रतीक का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जब वर्णन की बात होती है जर्मन में एकीकरण के प्रतीकों के बारे में, आरंभ, विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, वियना कांग्रेस, एकीकरण में बाधा, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया एवं एकीकृत, जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभारा। देखिएगा, अब प्रश्न आपके सामने है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछता है आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? एकीकरण की प्रक्रिया देखिएगा, 1832 में काबूर नामक सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। कौन? काबूर।
सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस में संधि ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। 1859 में लुबार्डो को राज्य में मिला लिया। द्वितीय मोडेना टर्स्की पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। और तृतीय जब घटना घटी एकीकरण तीसरा बार किया गया तो उस समय जानते हैं क्या हुआ? 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिया। और चौथा बार जब इसका एकीकरण किया गया ना तो उस समय वेनेशिया व रोमन पर अधिकार कर लिया गया। 1871 में पोप में समझौता व एकीकरण इटली का उदय हुआ। इस तरीके से 1871 में पोप से समझौता हुआ और एकीकृत इटली का उदय हो गया। देखिए क्या एकीकरण में बाधाएं जो उत्पन्न होती है, राजनीतिक विखंडन व लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। देखिएगा ब्रिटेन के राष्ट्रीय राज्य का निर्माण एवं लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियता व सत्ता में वृद्धि। 1868 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। और क्या हुआ इसके बाद? तो 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब हुआ? 1707 में। 68 में क्या हुआ? राजतंत्र में संसद द्वारा ताकत छीन ली गई। समझ रहे हैं बात को? और स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा, राष्ट्र के प्रतीक, झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। आइएगा लास्ट क्वेश्चन आपको हम समझने जा रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। पहला, राष्ट्रीय राज्य का उदय, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल, अन्य राष्ट्र में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। देखिएगा राष्ट्रीय राज्यों का उदय, जब ये सब राष्ट्र एक में मिलकर एक नए राष्ट्र राज्य का उदय हुआ जिसमें यूरोप में अनेक राष्ट्र राज्य मिलकर एक राष्ट्र बने, लोकतांत्रिक सिद्धांत बनाया गया, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल दिया गया, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग की गई, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं लाई गई। ठीक है मित्र, तो धन्यवाद। यहाँ ये वीडियो अब समाप्त की जा रही है और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।